ईरान ने मुबैना तौर पर फ़ैतो मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इज़राइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को घुसने में कामयाब किया, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड गाड़ी से लेस है जो मच 5 और मच 20 के दरमियान 17,900 किलोमीटर फी घंटा या तकरीबन 10,000 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता है और इतनी तेज़ रफ्तारी पर डेविड के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ एरोन डिफेंस सिस्टम को छोड़ देता है। ट्रैक का पता लगाने और ख़तरे को रोकने के लिए बहुत कम वक्त होता है, जिससे रुकावट की कोशिशें गैर मामूली तौर पर मुश्किल होती हैं। इस तरह ये काम करता है फ़ैतो मिसाइल। ठोस ईंधन के बूस्टर के साथ लॉन्च होता है जो इसे हाइपरसोनिक रफ्तार की तरफ धकेलता है, जो मुबैना तौर पर मैच 15 से ज़्यादा बुलंदी पर चढ़ जाता है। जब यह फ़िज़ा के किनारे पर पहुंच जाता है तो बूस्टर अलग हो जाता है और ग्लाइड गाड़ी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फ़िज़ा में वॉर हेड को ले जाने वाली फ्लाइट गाड़ी को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन और एक छोटा माए ईंधन का इंजन, जो कि गैर मुतवक्के तौर पर ज़मीन से 12 से 30 किलोमीटर के दरमियान परवास करता है। जैसे ही ये हदफ के करीब पहुंचता है, ये कम ऊंचाई पर गिरता है और मैच 15 से ऊपर की रफ्तार पर तेज़ ताबड़तोड़ चालों को अंजाम देता है और तेज़ रफ्तारी का ये इम्तिजाज उसको दिफाई रास्ते की तरफ मुतवज्जह करता है। फ़ैक्टो 2 को रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग करता है। ये परवाज़ के दौरान पेंथरीबाजी करने की सलाहियत है, जबकि रिवायती मिसाइल पेशगोई करने वाले पैराबोलिक रफ्तार की पैरवी करते हैं। फ़ैक्टो इस पैटर्न से टूट जाता है। ये एरोडायनामिक कंट्रोल सतहों और हाइड्रोवाइन ईंधन से चलने वाली एक हरकत पजीर नोजिल का इस्तेमाल करता है ताकि उसके रास्ते को एडजस्ट किया जा सके, जबकि आप फ़िज़ा में घूमते हुए इज़राइल को मुसलसल देखते हैं और यही वजह है। गैर मुतवक्के रफ्तार की तब्दीलियाँ मिसाइल को ट्रैक करना इंतहाई मुश्किल बना देती हैं। इसका बेतरतीब परवाज़ का रास्ता रेडार सिस्टम को उलझा देता है और टारगेट करने वाले एल्गोरिदम को मगलूब कर देता है, जो ज़्यादा रिवायती मुस्तहकम रफ्तार को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके प्रोपल्शन सिस्टम के मरकज़ में एक करवी ठोस ईंधन का इंजन है, जिसमें हरकत पजीर नोजिल है जो तेज़ रफ्तारी के दौरान तेज़ रफ्तारी को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। रोकथाम की कोशिशों को ज़्यादा मौसर तरीके से चकमा देने की चुस्ती एक काबिल तदबीर दोबारा दाखिल होने वाली गाड़ी पर नस्बारा हीट परवाज़ के आखिरी मरहले में अपना रास्ता मज़ीद तब्दील कर सकता है और इससे भी ज़्यादा पेचीदा और कामयाब दिफा के इम्कानात को कम कर सकता है। ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि फ़ैटो में रेडार से बचने की सलाहियतें भी मौजूद हैं, जो मुमकिना स्टेल्थ या कम अज़ कम मुशाहिदा करने वाले नेटवर्क के तौर पर फ़ैटो ने पहले से ही काबिल मुशाहिदा नेटवर्क को भी तस्लीम कर लिया है। इसराइली फ़ज़ाई दिफा और मारा हाई वी वैल्यू अहदाफ बशमूल मिलिट्री इंटेलिजेंस सहूलियात और तेल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई दिफाई हेडक्वार्टर सियाख़ो सबाक के लिए पहले का F-1 मिसाइल एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस प्रोपेलेंट हथियार है, जिसमें माइन्योवरेबल री एंट्री व्हीकल है जो मिड कोरस एडजस्टमेंट और आज़ाद परवाज़ के दौरान इसके वरी हेड को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। परवाज़ के मिड कोरस और टर्मिनल के मराहिल बाज़ औक़ात हदफ से 100 किलोमीटर के करीब होते हैं। इसराइल का एक बड़ा नुकसान इसका छोटा साइज़ है। ज़मीनी रकबे के लिहाज से इसराइल ईरान से तकरीबन 75 गुना छोटा है। ईरान को तकरीबन 7,400% बड़ा बनाता है। इसके बिल्कुल बरअक्स इस बात को वाज़ेह करता है कि इसराइल इसके मुकाबले में कितना कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इसके किसी भी हदफ तक महदूद होने की वजह से इसराइल अपने हदफ तक महदूद फासले तक पहुंच सकता है। पता लगाने की वार्निंग या इनखला के लिए दस्तयाब वक्त को कम करता है। जोग्राफियाई तौर पर इसराइल तकरीबन 470 किलोमीटर फैला हुआ है। यह शुमाल से जुनूब तक तकरीबन 290 मील का फासला है, लेकिन इसके तंग तरीन मकाम पर यह सिर्फ 15 किलोमीटर के करीब है, जो 9 मील चौड़ा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई तकरीबन 135 किलोमीटर है। यह तकरीबन E4 मील है, क्योंकि ईरान के बड़े साइज़ की वजह से यह अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे को हर जगह छुपा सकता है और इससे इसराइल को हर जगह तबाह करने की कोशिश करना मुश्किल हो जाता है।
आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। कसीर परतों वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बात मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये मिसाइल ईरानी सरजमीन से मुमकिना तौर पर तेहरान के आसपास के इलाकों और दीगर स्ट्रैटेजिक मिसाइल अड्डों से दागे गए थे, जो मुताद्दिद इसराइली फौजी तनसीबात और शहरी मराकज़ को निशाना बनाते हैं, जैसे ईरान के हाइपरसोनिक मराकज़ और जियोल पोल्लो को हासिल करने के लिए। इसराइल पर मिसाइलों का हमला तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों को लॉन्च कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक मुख्तलिफ किस्में भी शामिल हैं। ये ईरानी जौहरी और फौजी मकामात पर इसराइल के बड़े हवाई हमलों के बाद एक इंतकामी हमला था, ये फ़र्ज़ करते हुए कि आईडीएफ ने 90% प्रोजेक्टाइल को रोक लिया, यहाँ तक कि अगर सिर्फ 10 मिसाइल शहर को तबाह करने में कामयाब हो गए तो एक ही मिसाइल को तबाह करने का एक मुमकिना हमला हो सकता है। ब्लॉक, जैसा कि हमने तिल अबीब पर माजी के हमलों में देखा है, इस मिसाइल की रेंज है तकरीबन 1500 किलोमीटर, अपने पेश रो से थोड़ा ज़्यादा फटावान, जो उसे दूसरे बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग करता है। वो ज़मीन के माहौल से बाहर तेज़ रफ्तारी की सलाहियत है, जबकि उसकी एरोडायनामिक कंट्रोल सतहें स्टीयरिंग को इस काबिल बनाती है कि वो इसराइल के बनाए गए मशहूर एरो मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच सकें। टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी तेज़ है कि अगर अमेरिका ने एक स्क्रिंजेट मिसाइल लॉन्च किया तो ये सिर्फ 18 मिनट में माच 5 और उससे ऊपर की रफ्तार से चीन तक पहुंच सकता है। ये स्क्रैम इंजन फ़ज़ा से ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो उसे हाइड्रोजन ईंधन के साथ मिलाकर हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए ज़रूरी दहन पैदा करते हैं। इसी दौरान चीनी हाइपरसोनिक गाड़ियों में पहली बार हाइपरसोनिक 7 की पैदावार के साथ हाइड्रोजन ईंधन के साथ मिलते हैं। रिवायती और जौहरी वॉर हेड्स को अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वो अपनी रफ्तार को दरमियानी परवाज़ में तब्दील कर सकते हैं। ये यूएस एरो एजीएम हाइपरसोनिक हथियार एक मिसाइल के अंदर एक ऐसा मिसाइल है जो अपने अहाता से बाहर निकलता है और सिर्फ ग्लाइड व्हीकल काइनेटिक एनर्जी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। और रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मत भूलना, जैसे कि कैंसिल। एक हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर उसे 3 पोज मुंतशिर और बका पर मरकूज नज़रिया उसके लॉन्चर्स अक्सर मोबाइल छिपाने वाले या सख्त सहूलियात में घर होते हैं, जिससे इसराइली हमलों के लिए लॉन्च की तमाम सलाहियतों को तेज़ी से बेअसर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये बल्तिऊन फालतूपन इस बात को यकीनी बनाता है कि शदीद बमबारी के बाद भी कुछ मिसाइल सिस्टम काम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन तनाज़े से कबल ईरान के बारे में ख्याल किया जाता था कि ईरान के पास सबसे बड़े मिसाइल सिस्टम्स का तखमीना है। 2000 से 3000 से ज़्यादा मिसाइल इसराइली सरजमीन तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। सैकड़ों मिसाइल दागने और अपने लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाने के बाद भी ईरान अब भी 300 से 1300 दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मुमकिना तौर पर 300 से 1300 के दरमियान रखने के लिए लड़ रहा है, जिससे इसराइल की सलामती के लिए जारी मिसाइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का खतरा है। सिटी ब्लॉक, जैसा कि हमने तिल अबीब पर माजी के हमलों में देखा है, उनकी सबसे मुअस्सिर हिकमत अमलियों में से एक मोबाइल मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स का इस्तेमाल है। मुकर्ररा लॉन्च साइट्स पर इन्हसार करने के बजाय, जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, वो ट्रकों पर शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लगाते हैं, जिसकी वजह से पता लगने से पहले वो फायर कर सकते हैं और तेज़ी से नकल मकानी कर सकते हैं। ये नुक्ता नज़र रिवायती फ़ज़ाई हमले को ज़्यादा मुश्किल और मुअस्सिर तरीके से कम कर देता है। हथियारों के ज़ख़ीरे भी चंद मकामात पर मरकूज़ होने के बजाय नाहमवार इलाकों में बिखरे हुए हैं। अपने हथियारों को वकंदरीकृत करके ये बड़े पैमाने पर बमबारी के हमलों के नुकसान को कम से कम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि बार बार हमलों के बाद भी उनके पास हमेशा हथियारों तक रसाई है। आइए एक दिन के मिसाइल हमलों के लागत के मुज़मरात का जायज़ा लेते हैं, जिसके साथ ईरान ने $2 मिलियन से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च किए हैं, जबकि आईडीएफ ने अपने दिफा के लिए $1 बिलियन खर्च किए। इसमें आरा मिसाइल भी शामिल है, जिसकी लागत तकरीबन 205 मिलियन डॉलर है। डेविड सिलिंग की तैयारी पर तकरीबन
$1 ملین لاگت آتی ہے، جبکہ آئرن ڈوم کی لاگت تقریباً 20,000 سے $100 تک ہے، جو افراط زر پر منحصر ہے۔ اس کے برعکس ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی لاگت تقریباً $2,000 اور ہر ایک کی قیمت صرف $2,000 ہے، ہر ایک $50,000۔ ہم اصل انجینئرنگ مواد بھی بناتے ہیں۔